अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस को एक ही टाइम में परफॉर्म करना ये लर्निंग स्टार्ट की थी। और हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था टू सक्सेसिव ट्रांसलेशंस। अगर वन आफ्टर द अदर दो ट्रांसलेशन हमने परफॉर्म करनी हो, वन आफ्टर द अदर, पहली ट्रांसलेशन और उसके फौरन बाद दूसरी ट्रांसलेशन, तो हमने नोट किया था कि उसकी मैट्रिक्स एक रिजल्टेंट हमारे पास ट्रांसलेशन वाली मैट्रिक्स ही बन रही है, लेकिन इस एडवांटेज के साथ कि अगर हम पहली ट्रांसलेशन और दूसरी ट्रांसलेशन में जो बताया गया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना करना है, और पहली ट्रांसलेशन और दूसरी ट्रांसलेशन में जो वैल्यूज बताई गई थी कि वाई एक्सिस के अलोंग कितनी ट्रांसलेशंस करनी है, उनको सम अप कर लें, उनको ऐड कर लें और वो एक ही मरतबा परफॉर्म कर दें पॉइंट पर, तो सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी टू सक्सेसिव ट्रांसलेशंस आर एडिटिव। सॉरी, टू सक्सेसिव ट्रांसलेशंस आर एडिटिव कि दोनों ट्रांसलेशंस को सम अप कर लें, ऐड कर लें और एक ही ट्रांसलेशन परफॉर्म कर लें तो सेम रिजल्ट होगा। और उसके बाद हमने स्टडी किया था टू सक्सेसिव रोटेशंस। यहाँ हमने नोट किया था कि हमारे पास एक फाइनल मैट्रिक्स जो बनी थी दोनों रोटेशंस की मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने से, उसमें कुछ वैल्यूज इस तरह की आई थी कि कॉस, उसमें एंगल था थीटा वन प्लस थीटा टू, माइनस साइन में भी एंगल था थीटा वन प्लस थीटा टू। तो दैट मीन कि अगर हम पहली रोटेशन के एंगल और दूसरी रोटेशन के एंगल जो गिवन हो वैल्यूज, उनको सम अप कर लें और एक ही मरतबा रोटेशन परफॉर्म कर लें, तब भी हमारा रिजल्ट सेम होगा। लिहाजा यहाँ भी हम कह सकते हैं, चूंकि एंगल्स को सम अप किया जा रहा है, यहाँ भी हम कह सकते हैं कि टू सक्सेसिव रोटेशंस आर एडिटिव। और टू सक्सेसिव स्केलिंग्स का मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स आप लोग खुद करें, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। उसमें जब टू सक्सेसिव स्केलिंग्स की मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है कि फर्स्ट स्केलिंग अलोंग एक्स एक्सिस और सेकंड स्केलिंग में जो एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई कर लें, इसी तरह फर्स्ट स्केलिंग में अलोंग हाउ मच स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस गिवन होगा, सेकंड स्केलिंग में जो वैल्यू गिवन है कि हाउ मच स्केलिंग अलोंग वाई एक्सिस, इन दो को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो एक ही स्केलिंग परफॉर्म करने से सेम रिजल्ट आ जाएगा। दैट मीन अगर पहली स्केलिंग में ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट को टू टाइम्स एनलार्ज करें, यानी उसका एस एक्स वन भी टू है और एस वाई वन भी टू है, और सेकंड स्केलिंग में कहा जाता है कि आप ऑब्जेक्ट को थ्री टाइम्स मजीद एनलार्ज कर दें, जूम इन कर लें, यानी एस एक्स टू ये भी थ्री है और एस वाई टू ये भी थ्री है, तो उसको ये नहीं करना हमने कि पहली स्केलिंग की वैल्यू और दूसरी स्केलिंग की वैल्यू को सम अप करके कहेंगे ऑब्जेक्ट फाइव टाइम्स हो गया है, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम कहेंगे कि टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, ऑब्जेक्ट जो है ये सिक्स टाइम्स लार्ज हो गया। पहले टू टाइम्स लार्ज किया था, जो रिजल्ट आया उसको थ्री टाइम्स मजीद एनलार्ज किया, तो टोटली ऑब्जेक्ट जो है वो सिक्स टाइम्स एनलार्ज हो गया। यहाँ वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। ट्रांसलेशन में वैल्यूज सम अप हो रही थी, रोटेशन में एंगल्स जो है वो सम अप हो रहे थे, लेकिन स्केलिंग में ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि टू सक्सेसिव स्केलिंग्स आर मल्टीप्लीकेटिव।
ओके, आज का टॉपिक ये तो स्केलिंग मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा था कि करके देख लीजिएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है ताकि आप टैली कर लें। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है। इस वीडियो में नोट कर दे कहाँ पर उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, तो मैं अरेंज कर लूँगा उसको किस तरह समझाना है। ओके, तो आज नेक्स्ट लेक्चर हमारा जनरल पिवट पॉइंट रोटेशन। हमने रोटेशन की मैट्रिक्स स्टडी की थी। रोटेशन की मैट्रिक्स हमने कही थी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 और 0 0 1 होमोजीनियस फॉर्म में जब ये मैट्रिक्स हमने बनाई थी। तो ये हमारी रोटेशन की मैट्रिक्स, और हमने डिस्कस किया था कि ये रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। दैट मीन कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद है और मैं कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री रोटेट करें और रोटेशन के लिए ये वाली मैट्रिक्स हम यूज करते हैं, तो ये एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है इस ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेशन को। यहां पर ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेशन परफॉर्म हो रही है। ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेशन परफॉर्म होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव होता हुआ हमारे पास 90 डिग्री रोटेशन के बाद यहां पर होगा। तो ये मैट्रिक्स जो हमने स्टडी की है ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें रिजल्ट्स जनरेट करके दे रही है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएंगे तो वो सेंट्रल पॉइंट ओरिजिन को कंसिडर करते हुए उस सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होगा। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेट ना करवाना हो बल्कि किसी और पॉइंट के इर्द रोटेट करवाना हो, दैट इज जैसे यहां पर गिवन है कि ये ऑब्जेक्ट एक ट्राइंगल दिखाई गई है और इसके सेंटर में एक डॉट दिखाया गया है। हम कहते हैं कि इस ट्राइंगल को रोटेट करना है, वट एवर द एंगल, एज्यूम दैट एंगल इज 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री रोटेट करना है हमने, लेकिन ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेट नहीं करना है इस ट्राइंगल को, बल्कि इस ट्राइंगल को जो गिवन पॉइंट है जो इसके सेंटर में नजर आ रहा है उस पॉइंट के गिर्द 90 डिग्री रोटेट करना है। तो हम इसको बोलते हैं जनरल पिवट पॉइंट रोटेशन। तो ये हमारा एक पिवट पॉइंट है, इसको फिक्स पॉइंट भी कहा जाता है, जनरल फिक्स पॉइंट रोटेशन। तो ये फिक्स पॉइंट के गिर्द भी रोटेशन कही जाती है, पिवट पॉइंट के गिर्द भी, दोनों टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। फर्ज करें कि इस पॉइंट की जो वैल्यूज हैं, जाहिर है ये पॉइंट है तो इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स आर वाई आर, एक्स रेफरेंस वाई रेफरेंस। वन थिंग, ये टॉपिक आपके पास बुक में पेज नंबर 192 पर है, मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 192 पर है। आप अपने पास चेक कर सकते हैं, अगर बुक से भी आपने इसको स्टडी करना हो तो 192 या उसके इर्द गिर्द कहीं पर करीब ही कहीं होगा, ये चैप्टर नंबर 5 में है। ओके, तो हमने कहा जी ये पिवट पॉइंट हमारा जिसके गिर्द हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं, हम इस ट्राइंगल को रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट ट्राइंगल थीटा डिग्री, कोई वैल्यू दी गई है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, थीटा डिग्री अराउंड एक्स आर वाई आर। हमने बताया कि इसके जो मिड में एक पॉइंट है उस पॉइंट के इर्द गिर्द इस ट्राइंगल को 90 डिग्री या थीटा डिग्री रोटेट कर दो। अब जो मैट्रिक्स हमने स्टडी की थी
ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, ये मैट्रिक्स तो हमें रिजल्ट देती है अगर हम उस ट्राइंगल को ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेट करें। अगर डायरेक्टली हम यहां पर वैल्यूज पुट कर दें थीटे की, जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो जिस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करने को कह रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये बजाय इस पॉइंट के, गिवन पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होने के, ये किसके ओरिजिन के इर्द गिर्द रोटेट हो जाएगा और कहीं और पोजीशन पर नजर आ रहा होगा। तो फिर ये रिजल्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द, जो गिवन पॉइंट है उसके इर्द गिर्द इसको रोटेट करने को कहा गया है, विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन पॉइंट रोटेट करने को कहा गया है। तो इसका बहुत ही आसान सा हमारे पास हल है कि आप पहले एक ट्रांसलेशन परफॉर्म कर लें। स्टेप 1 में आप एक ट्रांसलेशन परफॉर्म कर लें। ट्रांसलेट the pivot point to origin। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में हमने कहा कि आप इस पिवट पॉइंट को ट्रांसलेट करें और ओरिजिन पर ले आए। पिवट पॉइंट को ओरिजिन पर लेकर आए तो उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी मूव होकर एक नई लोकेशन पर हमें नजर आना शुरू हो गया। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। इसके बाद आप रोटेशन परफॉर्म कर लें। परफॉर्म रोटेशन, आप रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अब जो रोटेशन की मैट्रिक्स आप इंप्लीमेंट करेंगे वो ओरिजिन के गिर्द हुई। फर्ज करें कि हमने अगर एंगल जो गिवन था वो हमारा 90 डिग्री था, तो जब इस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री रोटेट किया तो न्यू शेप कुछ इस तरह की बन गई। हमने रोटेशन परफॉर्म कर ली है। अब उस पिवट पॉइंट को वापस उसकी ओरिजिनल जगह पर ले जाए, क्योंकि हमने पहले स्टेप में पिवट पॉइंट की पोजीशन चेंज कर दी थी, उसको हम ओरिजिन पर ले आए थे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे 0 होता है वहां पर ले आए थे। अब उस पॉइंट को वापस ले जाएं तो स्टेप 3 हमारे पास, स्टेप 3 हो गया ट्रांसलेट बैक टू ओरिजिनल पिवट पॉइंट पोजीशन। जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहां पर इस पॉइंट को वापस ट्रांसलेट कर लें। आप फाइनल रिजल्ट अगर चेक करें और पहली डायग्राम को कंपेयर करें तो हमारे पास ये डायग्राम यूं ही नजर आ रही है कि हमने इस ट्राइंगल को इसके सेंटर के इर्द गिर्द, जिसको हमने पिवट पॉइंट कहा था, रोटेट कर दिया तो हमें फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को किसी और पॉइंट के गिर्द रोटेट करना था तो हमने ये काम 3 स्टेप में परफॉर्म किया। पहले स्टेप में हमने ट्रांसलेशन की, पिवट पॉइंट को ओरिजिन पर ले आए, फिर हमने रोटेशन परफॉर्म कर दी और रोटेशन परफॉर्म करने के बाद हम पिवट पॉइंट को वापस उसकी पहले वाली पोजीशन पर ट्रांसलेट करके ले गए, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हासिल हो गया। अब हमने मैट्रिसेस लिखनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो काम पहले परफॉर्म होता है उसकी मैट्रिक्स राइट साइड पर होगी और जो काम बाद में परफॉर्म होता है उसकी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पर होगी। अब हमारे पास 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक हमारे पास ट्रांसलेशन का ऑपरेशन हुआ है, दूसरा हमारे पास रोटेशन का ऑपरेशन हुआ है और तीसरा फिर ट्रांसलेशन का हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारी जो पहली मैट्रिक्स होगी वो ट्रांसलेशन की होगी। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा टॉम जरा तंग कर रहा है, उसको मैं साइड पे कर दूं। ओके
तो पहली सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टरबेंस, मेरे टॉम ने कैमरा ज़रा मेरा डिस्टर्ब कर दिया था, तो अब दोबारा से मैंने उसको स्टार्ट किया है। ओके, तो हमने कहा कि जो पहला ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसकी मैट्रिक्स राइट मोस्ट साइड पर, तो पहला ऑपरेशन है हमारा ट्रांसलेट करना। हम यहाँ पर ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स राइट डाउन करेंगे। ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स में 1 0 और ट्रांसलेशन वैल्यू होती है, तो हम हाउ मच ट्रांसलेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड हियर, ट्रांसलेशन की वैल्यू क्या लिखें, ये एक इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी पॉइंट गिवन था जिसको हमने पिवट पॉइंट कहा था, हम इसको ओरिजिन पर ले जा रहे हैं, तो जब हम इसको निगेट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे ये और ये, एक्स एक्सिस में माइनस करेंगे और वाई एक्सिस में माइनस करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पर और डाउन साइड पर मूव करेंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन पर आएगा। अब वो वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस पर कितना ट्रांसलेट करें, ये होगा कि जो भी यहां पर वैल्यू थी उसके साथ माइनस लगा दिया, नेगेटिव वैल्यू माइनस एक्स आर, यानी अगर यहां पर ये था फर्स्ट करें 7,5, एक्स की वैल्यू 7 थी, तो हम कह रहे हैं कि -7 उसको ट्रांसलेट करो और y डायरेक्शन में -5 ट्रांसलेट करो, तो -y_r। तो फिर यहां पर हमारे पास वैल्यूज क्या हो गई, ट्रांसलेशन की वैल्यूज हमारे पास हो गई -xr 0 1 -yr और 0 0 1, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी। रिगार्डलेस ऑफ कि ये वैल्यूज पहले से पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, अगर पिवट पॉइंट हमारा इस साइड पर होता तो उसका एक्स ऑलरेडी नेगेटिव होता, उसके रिगार्डलेस जब हम माइनस ऑफ माइनस समथिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। आपने जनरल फार्मूला यही याद रखना है कि जो वैल्यू गिवन हो उस वैल्यू के साथ माइनस साइन इस्तेमाल हो जाएगा यहां पर। तो ये पहला ऑपरेशन हो गया ट्रांसलेशन का। दूसरा ऑपरेशन हमने कहा था रोटेशन परफॉर्म कर दो, तो रोटेशन की मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, रोटेशन की मैट्रिक्स होती है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 1। और थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप हमारा था कि ट्रांसलेट बैक करो, यानी उसको वापस उसकी पोजीशन पर ले जाओ पिवट पॉइंट को। तो अब वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ, पॉजिटिव से ये मतलब नहीं है कि वहां पर हमने पॉजिटिव साइन लगाना है, पॉजिटिव से मतलब ये है कि जो वैल्यू गिवन थी वो पॉजिटिव साइन के साथ यूज करनी है, उसको अब निगेट नहीं करना। 0 1 yr 0 0 1। तो ये तीन ऑपरेशंस हम अगर परफॉर्म करें तो रिजल्टेंट हमारे पास ये होगा कि हमने इस ट्राइंगल को इसके पिवट पॉइंट के गिर्द रोटेट कर दिया गया होगा, जो भी एंगल कहा गया था, थीटा एंगल जो भी गिवन था। तो यहां तो ये तीनों सीक्वेंस याद रखें, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास आसानी ये है कि अगर हम इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकेंगे किसी ऑब्जेक्ट को गिवन पिवट पॉइंट के गिर्द अगर रोटेट करना हो। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहली दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गए cos थीटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यहां पर cos थीटा +0 +0, जस्ट cos थीटा रह गया।
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो वहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई माइनस एक्स रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वाई आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इसी तरह सेकंड रो में यहां पर वैल्यूज होंगी साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ थर्ड कॉलम में हमारे पास वैल्यू बन जाएगी सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस एक्स आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस वाई आर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और लास्ट रो हमारी बन रही होगी 0 0 1। अभी पहली दो मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई किया, और थर्ड स्टेप वाली मैट्रिक्स हमारी वैसे ही है। ओके, अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है। अब इन दो को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मैट्रिसेस को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ यहां पर हमारे पास आ गया कॉस थीटा 0 0, सेकंड कॉलम के साथ ये हो गया माइनस साइन थीटा, जबकि थर्ड के साथ फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये सारी रकम मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन माइनस एक्स आर इंटू कॉस थीटा प्लस वाई आर इंटू साइन थीटा, ये रकम मल्टीप्लाई बाय 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स आर यहां पर, तो प्लस एक्स रेफरेंस। सिमिलरली जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर मेरे पास आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये रकम मेरे पास बनेगी, ये पहली चीज मल्टीप्लाई 0 से हुई 0 हो गया, 1 से ये वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली रकम 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो पूरी ये रकम एक्स रेफरेंस इंटू साइन थीटा माइनस वाई रेफरेंस इंटू कॉस थीटा प्लस वाई आर मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ। थर्ड रो हमारी 0 0 1 ही बनेगी। तो तीन मैट्रिसेस थी हमारे पास, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स और ट्रांसलेशन बैक मैट्रिक्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ सकती है, कॉस थीटा, यहाँ पर सेकेंड कॉलम में साइन माइनस साइन थीटा, और थर्ड कॉलम में अगर एक्स आर कॉमन ले लूं तो बाकी रह गया 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वाई रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन वाई आर को अगर कॉमन ले लूं
तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और बाकी रकम रह गई माइनस एक्स रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 001। तो ये जनरल मैट्रिक्स हमारे पास एक बन गई जो हमें फैसिलिटेट कर रही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अदर देन ओरिजिन के गिर्द रोटेट ना करना हो बल्कि कोई और पॉइंट गिवन हो, उस पॉइंट गिवन वैल्यूज को एक्स रेफरेंस वाई रेफरेंस हम बोलेंगे, ये भी गिवन होगी, एंगल भी गिवन होगा कितना रोटेट करना है। तो हम इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए यहां पर वैल्यूज पुट करके जो न्यूमेरिक वैल्यूज बन रही हैं, इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट को उस पिवट पॉइंट के गिर्द रोटेट करके रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं कि आफ्टर रोटेशन ऑब्जेक्ट किस तरह का नजर आएगा। होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। बुक में मैंने बताया कि ये पेज नंबर 192 पर गिवन है, वहां से आप नोट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक एग्जांपल भी कवर अप करेंगे, देखेंगे कि कैसे है। लेकिन आप इन मैट्रिक्स को जरूर जहन में रखें कि ये मैट्रिक्स क्या बनी है हमारे पास, और आपको मेथड भी पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स हमारे पास बनी कैसे थी, कौन सी तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आई थी। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके काम आएगी फाइनल एग्जाम में। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।